कक्षा फर्स्ट ईयर जीव विज्ञान के आज के वर्चुअल क्लास में हम लोग कोशिकाओं की आकृति, आकार और इनकी संख्या तथा संरचना का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले कोशिकाओं के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कोशिकाओं का जो आकार होता है वह 0.25 माइक्रोन से लेकर 175 मिलीमीटर के बीच में रेंज इसकी होती है। सबसे लंबी जो एनिमल सेल होती है वो जिराफ के गर्दन में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक की होती है। अगर सबसे बड़ी जंतु कोशिका के बारे में बात करें तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका व्यास 17 सेंटीमीटर का होता है, यह लार्जेस्ट एनिमल सेल होता है। अगर पौधों में देखें तो सबसे बड़ी प्लांट सेल के रूप में एस्टाबुलेरिया होती है। यह एक कोश की शैवाल है जिसका आकार 10 सेंटीमीटर तक होता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका के रूप में, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल के रूप में, ये रेमिक फाइबर है। ये तंतु होते हैं जिनकी लंबाई 55 सेंटीमीटर तक की होती है। अभी तक आपने पौधे तथा जंतुओं में बड़ी और बड़ी कोशिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब हम देखें स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। तो स्मॉलेस्ट सेल में 2 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। पहला उदाहरण है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। यह जो है 0.25 माइक्रोन साइज का होता है। यह पोल्ट्री फार्मों में श्वसन रोग उत्पन्न करता है। एक और उदाहरण है स्मॉलेस्ट सेल का माइकोप्लाज्मा लेडलवाई। इसका व्यास 0.1 माइक्रोन का होता है। पहले इन्हें बैक्टीरिया माना जाता था इन दोनों को, लेकिन अब इन्हें पीपीएलओ के अंतर्गत रखा गया है, प्लीडोप्लेनेरिया लाइक ऑर्गेनिज्म अब इन्हें कहा जाता है। जहाँ तक सबसे छोटे जीवाणु या स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का सवाल है, उसमें एग्जाम्पल है डायलेस्टर न्यूमोसिनाइटिस, जिसका व्यास 0.15 माइक्रोन का होता है। सबसे बड़ा बैक्टीरिया, लार्जेस्ट बैक्टीरिया स्पाइरलम वॉल्यूटेंस होता है, जिसका व्यास 15 माइक्रोन का होता है। तो ये तो कोशिकाओं के आकार के बारे में जानकारी थी। जो बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं उनके शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, जिनकी संख्या निश्चित बता पाना संभव नहीं है। फिर भी यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पेंडोरिना एक शैवाल है, एक बहुकोशिकीय होता है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या 8 से लेकर 32 तक हो सकती है। उसी प्रकार यूडेरिना भी एक बहुकोशिकीय शैवाल है, जिसमें 32 से लेकर 64 तक कोशिकाएं होती हैं। जहाँ तक मनुष्य की का बात है तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 60 अरब से भी अधिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जहाँ तक कोशिकाओं के आकृति का बात है तो कोशिकाओं की जो आकृति होती है मुख्यतः गोलाकार होती है। वैसे कोशिकाओं में बहुत सी आकृतियाँ देखी गई हैं, बहुभुजी, स्तंभी, घनाकार इत्यादि इत्यादि। जो बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं उनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रायः गोलाकार होती है, क्योंकि आसपास के जो कोशिकाएं होती हैं उनके दबाव से कोशिका का आकार जो है गोलाकार हो जाता है। अभी आपने कोशिकाओं की साइज, शेप और उनकी संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अब कोशिकाओं की संरचना के बारे में, पादप कोशिका की संरचना के बारे में हम अध्ययन करें। Structure of plant cell. प्लांट सेल की संरचना को समझने के लिए इसे 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। प्लांट सेल, इसमें सबसे पहला भाग है
सेल वॉल जो सबसे बाहर की ओर स्थित होता है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण भाग है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, और तीसरा है रिक्तिका वैक्यूल, इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो सबसे बाहरी परत जो है लेयर सेल वॉल और वैक्यूल की टोनोप्लास्ट के बीच जो भी पदार्थ भरा होता है उसे हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला जो भाग है इसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं, और दूसरा जो इसका भाग है उसे हम केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस। यह कोशिका की समस्त गतिविधियों का नियंत्रण करता है। साइटोप्लाज्म के भी दो मुख्य भाग हैं। इसमें साइटोप्लाज्म को बाहर से घेरे हुए प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ठीक नीचे होती है। जंतु कोशिकाओं में चूंकि सेल वॉल नहीं होती तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट लेयर के रूप में होती है। और जो साइटोप्लाज्म का दूसरा भाग है इसे हम मध्य प्रद्रव्य या मीजोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। मीजोप्लाज्म में तीन मुख्य भाग पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः हाइलोप्लाज्म और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स तथा मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंसेज आते हैं। ये जो हाइलोप्लाज्म है यह जीव द्रव्य का रंगहीन आधारभूत पदार्थ है, जिसमें कई कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं, और जितने भी उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ होते हैं वो भी इसी हाइलोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये कोशिका के छोटे छोटे अंगक होते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए आयोजित होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स में हमको माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, प्लास्टिड्स, इसमें आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दीय जालिका, राइबोसोम, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम्स का अध्ययन करना है। मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंसेस भी इसमें तीन भाग हैं। इसमें संचित पदार्थ, रिजर्व मटेरियल्स, इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स इसके बारे में पढ़ना है। फिर कोशिका में मेटाबॉलिक क्रियाओं में उत्पन्न होने वाले इतने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें रेजिन, टेनिन, एसेंशियल ऑयल्स, एल्केलाइड्स आदि के बारे में पढ़ना है।
सिक्रीटरी सब्सटेंसेज में आपको एंजाइम्स, मकरंद, नेक्टर और कलरिंग एजेंट्स, कलरिंग सब्सटेंसेज के बारे में पढ़ना है। केंद्रक में सबसे बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस लेयर के रूप में नहीं होती, इसमें जगह जगह छिद्र होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, इसके बारे में जानना है। केंद्रक में जो पदार्थ भरा होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं, इसके बारे में जानना है। इसमें न्यूक्लियोलस नामक एक संरचना पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट गुणसूत्र या क्रोमोसोम, इसके बारे में जानना है। तो ये पादप कोशिका की संरचना का एक रेखा चित्र है समझने के लिए। अब हम बारी बारी से इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सेल वॉल का अध्ययन करेंगे। कोशिका भित्ति या सेल वॉल पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति या सेल वॉल नामक रक्षात्मक परत पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या सेल वॉल का अभाव होता है। सेल वॉल के कारण ही पादप कोशिकाओं का एक निश्चित आकृति आकार देखने को हमें मिलता है। सेल वॉल का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रायः सभी पौधों में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेलुलोज के अतिरिक्त कोशिका भित्ति में हेमीसेलुलोज, लिग्निन, काइटिन जैसे पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। जीवाणुओं में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बजाय म्यूकोपेप्टाइड्स या पेप्टिडोग्लाइकन नामक पदार्थ की बनी होती है। नीली हरी शैवालों में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की जगह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसी प्रकार कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है और काइटिन भी उसमें उपस्थित होता है। आइए सेल वॉल का रासायनिक संगठन हम जानें। ये जो सेल वॉल होता है मुख्यतः जो सेलुलोज का बना होता है, तो इसका जो रासायनिक संगठन है इसमें ग्लूकोज के दो अणु आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा बंधकर सेलोबायोज नामक डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। सेलोबायोज के 1,500 यूनिट्स, 1,500 इकाइयां मिलकर सेलुलोज की एक चैन, एक श्रृंखला का निर्माण करती है और इस तरह की 100 चैन्स या श्रृंखलाएं मिलकर एक प्रारंभिक तंतुक, जिसे हम एलिमेंटरी फाइब्रिल कहते हैं, इसका निर्माण करती है और 20 एलिमेंट्री फाइब्रिल्स मिलकर एक सूक्ष्म तंतुक या माइक्रो
फाइब्रिल का निर्माण करती हैं, जिसका डायमीटर करीब 250 एंगस्ट्रॉम का होता है और 250 के करीब माइक्रो फाइब्रिल मिलकर एक दीर्घ तंतु या मैक्रो फाइब्रिल का निर्माण करते हैं। और जो हमारी सेल वॉल होती है, यही मैक्रो फाइब्रिल के परत दर पर एक दूसरे को परिपट्ठा होने से निर्मित होती है। तो आपने देखा कि जो सेल वॉल होती है वो वास्तव में क्या है, या जो ये सेलोबायोज का क्या है, पॉलीमर है। और ये भी आपने इसे समझा। आइए अब सेल वॉल की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम प्राप्त करें। इसका ओरिजिन कैसे होता है, उत्पत्ति। एक वैज्ञानिक हैं मार्क कोटे। इनके अनुसार जो कोशिका भित्ति की उत्पत्ति पादप कोशिकाओं में होती है, जब कोई विभाजित करने वाली कोशिका, विभाजित हो रही कोशिका जो होती है, उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुटिकाएं होती हैं, ये कुटिकाएं डिवाइडिंग सेल्स के इक्वेटर पर इस तरह से इकट्ठा होती हैं। इन छोटी कुटिकाओं को फ्रैगमोसोम्स कहते हैं। ये फ्रैगमोसोम्स बाद में आगे चलकर आपस में मिल जाती हैं और इनके मिलने से फ्रैगमोप्लास्ट नामक संरचना बनती है। यही फ्रैगमोप्लास्ट आगे चलकर सेल प्लेट में बदल जाता है। फिर माइटोटिक स्पिंडल फाइबर तथा गोल्गी बॉडी की जो कुटिकाएं होती हैं, इस सेल प्लेट के दोनों तरफ एक मेम्ब्रेन बनाने का काम करती हैं, झिल्ली बनाने का काम करती हैं और इसमें इन दोनों के द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स आकर इन दोनों झिल्लियों के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे एक मध्य पट्टलिका, मिडिल लैमिला का निर्माण होता है। और इसी मिडिल लैमिला पर डिपोजिशन के द्वारा कोशिका भित्ति की 3 परतें क्रमशः प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति तथा तृतीयक कोशिका भित्ति बनती है और इस तरह से सेल वॉल का निर्माण होता है। तो मध्य पट्टलिका वास्तव में क्या होती है, 2 कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका भित्ति के बीच में मिडिल लैमिला उपस्थित होती है और यह 2 कोशिका भित्ति, 2 आसपास की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स पाए जाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। यही कारण है कि जब फल कच्चा होता है तभी कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स घुलनशील न होने के कारण 2 कोशिकाओं की कोशिका भित्ति आपस में दृढ़ता से बंधी रहती है, जिससे कच्चे फल कठोर होते हैं। लेकिन फल के पकने पर ये जो मध्य पट्टलिका है, इसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स घुल जाते हैं, मिडिल लैमिला कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण पके फल मुलायम हो जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि सबसे 2 कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के बीच में सबसे पहले क्या होती है, मिडिल लैमिला निर्मित होती है, मध्य पट्टलिका। इस मिडिल लैमिला के
बाहर की ओर सबसे पहले प्राथमिक कोशिका भित्ति बनती है, जिसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन नहीं, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर इस प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाहर द्वितीयक कोशिका भित्ति निर्मित होती है। इसमें सेलुलोज और लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ये काष्ठीय हो जाती है। और इस तरह से सबसे पहले मिडिल लेमिना के बाद जो है प्राइमरी सेल वॉल के बाद डिपोजिशन के द्वारा प्रोटोप्लाज्म से जो पदार्थ आकर यहाँ पर निक्षेपित होते हैं, इसके द्वारा सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। और कभी कभी जैसे जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधों की जाइलम की जो ब्रैकेट्स होती हैं, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल के बाद भी एक और स्तर बनता है, जिसे हम तृतीयक कोशिका भित्ति कहते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी जगह तृतीयक कोशिका भित्ति का क्या हो, निर्माण हो। ये सिर्फ अनावृत बीजी पौधों के वाहिकाओं में देखने को मिलता है। एक थर्ड लेयर, जिसे हम तृतीयक कोशिका भित्ति कहते हैं, टर्शियरी सेल वॉल। तो अभी आपने देखा कि कोशिका भित्ति में 3 परतें होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल। इसमें सबसे पतली जो परत होती है वो टर्शियरी सेल वॉल की होती है। ये टर्शियरी सेल वॉल केवल अनावृत बीजी पौधों की जाइलम ब्रैकेट्स में देखने को मिलती है और मुख्यतः ये जाइलन नामक पदार्थ इसमें पाया जाता है। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है यह इलास्टिक इन नेचर होता है, प्रत्यास्थ होता है और ये अपेक्षाकृत पतली परत के रूप में होता है और इसमें सेल्यूलोज मुख्य रूप से होता है। सेल्यूलोज के अतिरिक्त इसमें हेमी सेल्यूलोज जैसे पदार्थ भी देखने को मिलते हैं। इसमें पेक्टिन भी उपस्थित होता है। प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, इसमें भी सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज होता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। ये तीनों परतों में सबसे अधिक थिक या मोटी परत होती है, जो कि नॉन इलास्टिक होती है, अप्रत्यास्थ होती है। तो अभी आपने जो है कोशिका भित्ति के परतों के बारे में अध्ययन किया। अब हम कोशिका भित्ति में कुछ विशेष संरचनाओं को जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में जानेंगे। ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? ये जो मध्य पट्टलिका और प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, ये कंटिन्यूअस परत के रूप में नहीं होती है। इसमें जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा या इन संरचनाओं के द्वारा
दो आसपास की कोशिकाओं में आपसी जीव द्रव्य का संपर्क बना रहता है, तो इन संरचनाओं को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसकी खोज सन 1901 में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो एक चीज आपने जाना प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। अब आप जानेंगे कि जो है सिंपल पिट्स, ये चीज क्या होती है। सिंपल पिट अभी आपने प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है इसके बारे में जाना। दो संरचनाएं और होती हैं जो सेल वॉल से संबंधित हैं, इन्हें भी जाने। तो सबसे पहले हम जाने सिंपल पिट क्या होता है, साधारण ग्रह कैसे बोलते हैं। जितने भी मृदुतर कोशिकाएं हैं उनके सेल वॉल में सिंपल पिट पाया जाता है। सिंपल पिट क्या है इसको समझें। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये भी इसका डिपोजिशन एक कंटिन्यूअस परत के रूप में प्राइमरी सेल वॉल पर नहीं होता है। प्राइमरी सेल वॉल पर जब सेकेंडरी सेल वॉल निर्मित होती है तो उसमें बीच बीच में दोनों कोशिकाओं में, मतलब जो दोनों कोशिकाएं हैं उसकी प्राइमरी सेल वॉल में पेयर्स में, इधर भी और इधर भी जो दूसरी सेल है, जो है कुछ जगहों पर सेकेंडरी सेल वॉल का प्राइमरी सेल वॉल पर जो डिपोजिशन होता है उसमें कुछ जगह छूट जाती है। इन जो छूटी हुई जगह को हम बोलते हैं सिंपल पिट बोलते हैं। इस सिंपल पिट में सबसे बीच में जो होती है क्लोजिंग मेम्ब्रेन, जिसको हम पिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसमें मिडिल लैमेला और प्लस मिडिल लैमेला के दोनों ओर जो प्राइमरी सेल वॉल है, ये दोनों मिलकर पिट मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। इसी फिगर को सिंपल में अगर हम समझें तो ये जो दिखाया जा रहा है ये पिट मेम्ब्रेन है। ये पिट मेम्ब्रेन किस चीज से बना है, मिडिल लैमेला और जो है आपकी दोनों ओर की प्राइमरी सेल वॉल से निर्मित है। अब इस पर दोनों ओर की प्राइमरी सेल वॉल पर आप देखें इन जगहों पर सेकेंडरी सेल वॉल का जो निर्माण छूट गया है और इन छूटी हुई जगहों को हम सिंपल पिट कहते हैं। ये मृदुतर कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इनके द्वारा एक कोशिका का लिक्विड सब्सटेंस डिफ्यूज होकर दूसरी कोशिकाओं में आता जाता रहता है। अब बॉर्डर पिट्स के बारे में जाने। जो अनावृत बीजी पौधे हैं और आवृत बीजी पौधे हैं, इनके जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिट्स में सिंपल पिट की जगह बॉर्डर पिट्स पाया जाता है। यहाँ पर भी प्राइमरी सेल वॉल पर सेकेंडरी सेल वॉल का जो डिपोजिशन होता है वो कंटिन्यूअस लेयर के रूप में नहीं होता है। यहाँ भी जो जगहें छूट जाती हैं उनको सिंपल पिट की जगह यहाँ पर बॉर्डर पिट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंडरी सेल वॉल है थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ये बल्ज करके बाहर इस तरह से निकल आई है। तो ये यहाँ पर ये स्ट्रेट था और यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा बाहर निकल के आ गया है। तो ऐसी पिट्स को बॉर्डर पिट्स कहते हैं। बॉर्डर पिट्स में जो क्लोजिंग मेम्ब्रेन होती है ये बीच में यहाँ पर फूल के एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम टोरस कहते हैं। सिंपल पिट में टोरस का अभाव होता है और ये बल्जिंग नहीं होती है। तो अभी आपने सिंपल पिट क्या होता है और बॉर्डर पिट क्या होता है इसके बारे में जाना। अब हम सेल वॉल का फंक्शन जान लें कि क्या कार्य है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर की ओर जो है यह सुरक्षात्मक जो है आवरण है सेल वॉल। इसकी वजह से कोशिका को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है और यह कोशिका को एक निश्चित आकृति बनाए रखने में मदद देती है।